हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आईज की करंट अफेयर्स मैगजीन। ये पीटी 365 है, तो इसकी सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी। तो देखते हैं कि आज हमें क्या क्या कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है। तो फिलहाल अभी पॉलिटी की चल रही है। ओके, तो पॉलिटी की यहाँ आपकी 1 साल की कंप्लीट होगी, मई 2018 से लेकर फेब 2019 तक। तो 3 लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही ये कल आपकी लॉन्च हो जाएगी इंग्लिश में। विजन आईएएस की ये पीटी की 365 जो पॉलिटी की लेसन है वो अनअकैडमी में कल लॉन्च होगी। तो आप वहाँ से भी जाके मुझे देख सकते हो इंग्लिश में। ओके, सो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लेसन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.5 से, यानी लोकल गवर्नेंस। हम लोग वो सारी टॉपिक्स देख चुके हैं, वो सारी इश्यूज देख चुके हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी। उसके बाद हम लोग वो सारी टॉपिक्स देख चुके हैं जो गवर्नर से रिलेटेड थी। ओके, तो अब देखेंगे कि लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सी इश्यूज़ है। तो फर्स्ट है एजुकेशन एज ए क्राइटेरिया फॉर लोकल इलेक्शन। काफ़ी न्यूज़ में थी कि क्योंकि लोकल इलेक्शंस के लिए एक एजुकेशन भी क्राइटेरिया रखनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्चुअली राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा हटा दिया है। उनके यहाँ प्रोविजंस था एजुकेशन क्राइटेरिया पंचायती राज इलेक्शन के लिए, लेकिन अब वो स्क्रैप कर दिए, यानी हटा दिए हैं। तो कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। राजस्थान की जो पंचायती राज एक्ट 2015 की थी, वहाँ पे मैंडेटरी रख दिया गया था कि जो भी लोग यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे जिला परिषद या पंचायत समिति या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए, कम से कम वो 10th पास होनी चाहिए, यानी मैट्रिक की उनके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यहाँ पे कहा है कि राइट टू कंटेस्ट है। राइट टू कंटेस्ट जो है वो आपका ना ही फंडामेंटल राइट है, ना ही आपका स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू कंटेस्ट जो है ये आपका रेगुलेट किया जा सकता है, कर्टेल भी किया जा सकता है अगर लॉ पास हो गया इनके अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर से। तो ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब पंचायती राज इलेक्शन अगर हम लोग देखें तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, जो कि मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन देती है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कि ये एक थर्ड टीयर की तरह काम करेगी, और ये थर्ड टीयर गवर्नमेंट की तरह काम करेगी लोकल लेवल पे। यहाँ पे आपका आर्टिकल देखोगे तो 243(k)(4) के अंदर, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ के द्वारा यहाँ पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रख सकती है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए। ओके, तो ऐसा प्रोविजंस है हमारे आर्टिकल में 243(k)(4) में है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपना लोकल लेवल की जो इलेक्शन होती है तो उनके लिए एजुकेशन एज ए क्राइटेरिया वो रख सकती है। अगर 243(o) देखोगे तो यहाँ पे बैन किया गया है कि कोर्ट की इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए इलेक्टोरल मैटर में। और अगर यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होता है पंचायती इलेक्शन में तो कोर्ट यहाँ पे कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं देगी उनके ऊपर। पंचायत इलेक्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है इलेक्शन के पिटीशन के फॉर्म में, जो कि किसी भी अथॉरिटी, यहाँ पे जो अथॉरिटी होते हैं ना इलेक्शन के लिए, उनके पास यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉ के द्वारा उनको प्रिस्क्राइब करती है। हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो पास की थी हरियाणा पंचायती राज एक्ट 2015, जिसमें उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा था जो भी पंचायत इलेक्शन यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। तो यानी हरियाणा में अभी भी ये चल रही है कि हरियाणा की गवर्नमेंट जो है, अगर हरियाणा में आप लोकल लेवल में यानी पंचायती इलेक्शन अगर आप वहाँ पे आप कंटेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ और स्टेट है जैसे कि असम है, उत्तराखंड है, इनमें भी अभी भी मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है लोकल पोल के इलेक्शन के लड़ने के लिए। ओके, तो टोटल कितनी स्टेट होगी? हरियाणा है, आसाम है, उत्तराखंड है। एटलीस्ट ये 3 स्टेट आपको याद होनी चाहिए जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है लोकल लेवल के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.5.2 सबकी योजना सबका विकास। यानी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया है जो कि है सबकी योजना सबका विकास, वो भी 2 अक्टूबर 2018 को। तो कुछ इस कैंपेन के बारे में देखते हैं। ये जो कैंपेन है यहाँ पे उन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा जो ग्रास रूट लेवल पे होंगे और यहाँ पे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे एक तरीके का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो उन लोगों को यहाँ पे आपको इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा वो भी ऑडिट के थ्रू, जो कि वर्क के ऑडिट के थ्रू होगा, और लास्ट कुछ सालों का यहाँ पे देखा जाएगा। इस कैंपेन के अंदर जो कि आपका दिसंबर 2018 में कंक्लूड किया जाएगा, ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे पब्लिकली डिस्प्ले करेंगे वो सारे फंड के सोर्सेज जो कि कलेक्ट किए जाते हैं और एनुअली स्पेंड किए जाएंगे, और साथ ही यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी जितने भी यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत होंगे तो ग्राम पंचायत उन सारे फंड्स के सोर्सेज यहाँ पे बताएंगे, रिवील करेंगे, जितना उनको एनुअली कलेक्ट किया गया है और कितना वो खर्च करने वाले हैं 1 साल में,
हैं और उनका फ्यूचर डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या क्या होगा वो भी बताएंगे। ये हेल्प करेगा एक तरीके का ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बनाने में और अच्छे स्ट्रक्चर की तरह बनाने में, जिसमें कि वो अनऑर्गेनाइज्ड, आज के डेट में अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से थे, कुछ भी यहाँ पे मैनेज तरीके से नहीं था। तो अब कुछ जो है हर कुछ एक मैनेज तरीके से हो पाएगा ये ग्राम पंचायत के तौर पे, तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है क्या। तो ये एक तरीके का एनुअल प्लान है जो हर एक पंचायत जो है, जहाँ पे विलेज ये डिसाइड करती है कि कहाँ मनी जो है खर्च किया जाएगा। विलेज पंचायत ही ये डिसाइड करते हैं कि मनी कहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो ये आपका एक एनुअल प्लान होता है जिसको हम लोग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। अब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का एम क्या है? इसका एम है कि 31 लाख जो इलेक्टेड पंचायत लीडर है उनके रोल को और मजबूत करना है, और 2.5 करोड़ जो SHG वीमेन है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वीमेन है अंडर किसके DAY NRLM जो इफेक्टिव ग्राम सभा में है, तो उनके भी रोल को स्ट्रेंथन करना है। ओके, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उनके अंदर जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो काम करती है, यानी 2.5 करोड़ के अप्रॉक्स जितनी भी महिलाएं हैं, उनके रोल को भी यहाँ पे और मजबूत बनाना है। GDPD का क्या यहाँ पे स्कोप है? तो सबसे पहला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें, सेक्स रेशियो को अच्छा करना है, मोर्टालिटी रेट को अच्छा करना है, फिर उसके बाद आपका मल न्यूट्रिशंस हो या फिर आपका लिटरेसी हो, इन सारे रेट को यहाँ पे अच्छा करना है, जिससे कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर हम लोग इन एक्सेसिबल कम्युनिटीज़ की स्टेटस देखें, जैसे कि मार्जिनल हो गई, डिप्राइव्ड सेक्शंस हो गई, जिसके अंडर में आपके कौन कौन आते हैं, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, चिल्ड्रन और विमेन, उनकी भी इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाना है ये एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर। अगर सिविक सर्विस भी देखें तो यहाँ पे हमें सैनिटेशंस पे ध्यान देनी है, ड्रिंकिंग वाटर पे, इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी सफाई पे भी ध्यान देनी है, साथ ही जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल जो है उनको भी करानी है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है रूरल एरियाज़ तक होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे वर्क होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अगर हम लोग देखें, 1 सेकेंड, ये यहीं तक है। ओके, यहीं पे ख़त्म हो गई, लगता है मुझे कुछ यहाँ पे छूट गई है क्या, इतना प्रिंट नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। नहीं, ये जो है स्कोप ऑफ GDPD जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो इसकी मुझे लग रही है कि यहाँ पे और भी कुछ होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं भी है तो ओके, ये वर्क करेगी डिजास्टर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। तो इतना स्कोप है GDPD का जिसको कि आपको याद रखना है। ओके, जितना डेटा दिया हुआ है आप उतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो ये मोर देन एनफ है। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग थर्ड सेक्शन में आते हैं जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसकी सबसे पहली जो हमारी टॉपिक है 3.1 द 15th फिनेंस कमीशन। तो ये न्यूज़ में क्यों थी 15 फिनेंस कमीशन? तो जो सदर्न स्टेट है ना वो प्रोटेस्ट कर रही है, ये आपका जो 15 फिनेंस कमीशन की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ना उनके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो कुछ फिनेंस कमीशन के बारे में पहले समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हमारा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है वो आपका आर्टिकल 280 में दिया गया है, और इसमें एक फिनेंस कमीशन हमारे यहाँ होनी चाहिए, हमारे इंडिया में होनी चाहिए, जिनको कि क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह उनको बनाया जाए, ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 280 के तहत। ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक हर साल में किया जाता है। इनकी कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो फिनेंस कमीशन जो है इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं, जिनको सब कोई प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। फिनेंस कमीशन एक्ट जो आपका 1951 का है वो स्पेसिफाइड करता है चेयरमैन की क्वालिफिकेशन को और यहाँ के कमीशंस के मेंबर को। ओके, जो चेयरमैन है वो एक ऐसे पर्सन होनी चाहिए जिनके पास पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, और जो 4 अदर मेंबर्स है ना वो भी यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं। इनमें से फॉलोइंग होते हैं, जो 4 अदर्स मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? या तो हाई कोर्ट के जज होंगे, या तो आपको वो एक कोई भी क्वालिफाइड जो कि अपॉइंट किए गए हैं अभी अभी, और दूसरे जो होंगे वो आपके एक पर्सन होंगे जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा फाइनेंस का और अकाउंट का, और थर्ड जो है एक पर्सन होंगे जिनके पास वाइड एक्सपीरियंस होगा फाइनेंशियल मैटर को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और फोर्थ जो है एक पर्सन होंगे जिनके पास इकोनॉमिक से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज होगी। यानी कौन कौन लोग होंगे? एक आपके हाई कोर्ट के जज होंगे, दूसरे आपके जो नॉलेज होगी फाइनेंस की, और तीसरी जिनके पास जो है एक्सपीरियंस होगी फाइनेंशियल मैटर की, और फोर्थ जिनके पास नॉलेज होगा इकोनॉमिक से रिलेटेड। तो ये 4 लोग होते हैं फिनेंस कमीशन की कंपोजिशन में। अब कुछ फंक्शन देखते हैं फिनेंस कमीशन का। तो फिनेंस कमीशन जो है यहाँ पे उनकी ज़रूरत है कि वो रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस किस मैटर में? तो ये सारी फॉलोइंग मैटर्स है। सबसे पहला है कि जो टैक्स है, टैक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये फिनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, और कहाँ कहाँ पे टैक्स को एलोकेट करना है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में।
सेकंड है कि यहाँ पे प्रिंसिपल देती है जिसमें कि ग्रांट इन एड्स जो दिया जाता है स्टेट को सेंटर के द्वारा, तो वो कितना देना चाहिए और ये यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही देना चाहिए, तो ये आपका रिकमेंड करती है फिनेंस कमीशन। थर्ड है कि यहाँ जो मेजर्स ज़रूरत है जिसके थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो कि सप्लीमेंट दिया जाता है पंचायत को रिसोर्सेज के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, तो वो आपका रिकमेंडेशन दी जाती है फिनेंस कमीशन के बेसिस पे, स्टेट फिनेंस कमीशन के बेसिस पे, तो उसी को यहाँ पे रिव्यू किया जाता है फिनेंस कमीशन सेंटर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और क्या फंक्शन है। तो कोई भी मैटर जो कि आपका रिलेटेड है और प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर्ड किया गया है किसी भी फिनेंस के इंटरेस्ट में, तो ये भी यहाँ ये फिनेंस कमीशन के अंदर में देखा जाता है। अब एडवाइजरी रोल क्या है फिनेंस कमीशन का, ये देखते हैं। जो रिकमेंडेशन है ना वो फिनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाता है, तो वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है, यानी एडवाइस किया जा रहा है, ये ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट उसको माने या ना माने, ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट चाहती है तो फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को मान सकती है, नहीं चाहती है तो वो नहीं मान सकती है। ओके, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे। ओके, अब देखते हैं जो फिनेंस कमीशन 15th है उनकी कंपोजिशन क्या क्या है। तो फिनेंस कमीशन जो 15th है ना, ये यहाँ पे 27 नवंबर 2017 को यहाँ पे बनाया गया था, और यहाँ पे फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी जो थे और फॉर्मर राज्यसभा एमपी जो थे NK सिंह, उनको यहाँ पे हेड बनाया गया है। ये जो पैनल है इसमें इंक्लूड है शक्तिकांत दास और अनूप सिंह और डॉक्टर अशोक लहरी और डॉक्टर रमेश चंद, जो कि ये पार्ट टाइम मेंबर है फिनेंस कमीशन के, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। कुछ प्रोविजंस जो इनके टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए दिया गया है, जैसे कमीशंस को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि जो भी आपके परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दी जा रही है स्टेट को, वो मेज़र की जाएगी, और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए इस एरिया में। तो क्या स्टेट के द्वारा यहाँ पे जो है आपका एफर्ट्स लगाना चाहिए, और यहाँ पे टैक्स की जो नेट है ना उसको एक्सपेंड करना चाहिए GST के अंदर। दूसरा है कि यहाँ पे एफर्ट और प्रोग्रेस जो है वो आपका रिप्लेसमेंट रेट की तरफ होना चाहिए, जिसमें कि आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ हो सके। थर्ड है कि यहाँ पे अचीवमेंट देखने को मिला है, जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अचीवमेंट मिला है। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो और इक्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अचीवमेंट के तर्ज पर होनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो भी आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्कीम उसको अचीव कराना है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रोग्रेस जो है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ती जा रही है उसमें देखने को मिलना है, उसमें देखने को दिखता है। और साथ ही यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है जो पावर सेक्टर में लॉस हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, जैसे कि एक्सपेंडिचर हमारा होना चाहिए जिसके थ्रू इनकम स्ट्रीम बढ़ सके जनरेटिंग फ्यूचर में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्रोग्रेस जो है आपका कहाँ होगा, तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में होना चाहिए। प्रमोट करना चाहिए सेविंग्स को, किसके द्वारा, DBT के द्वारा, और फिनेंस कमीशन आपका फिनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। और यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, और साथ ही लेयर्स को रिमूव करना है जो कि आपका गवर्नमेंट और बेनिफिशियरीज के बीच में है। प्रोग्रेस जो है यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में होना चाहिए, जिसके थ्रू जितनी भी रिलेटेड पॉलिसीज़ और रेगुलेटेड चेंजेस है उनको यहाँ पे इफेक्ट करना है, और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव ग्रोथ होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका जो ग्रांट इन एड्स दिया जाता है लोकल बॉडी को उनकी बेसिक सर्विस के लिए, जिसमें कि क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड है, परफॉर्मेंस जो ग्रांट सिस्टम का है उनको अच्छे से इम्प्रूव करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और डिलीवरी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना है। कंट्रोल और यहाँ पे जो फंक्शनिंग जो आपका एक्सपेंडिचर की कमी है उसको भी यहाँ पे देखना है। साथ ही यहाँ पे आपका प्रोग्रेस जो है सैनिटेशन में होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में होना चाहिए, और बिहेवियर चेंज होना चाहिए लोगों को, और जिससे कि हम लोग ओपन डेफिकेशन को एंड कर सके, क्योंकि ओपन डेफिकेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर ले, स्वच्छ भारत अभियान हमारा चलाया जा रहा है, लेकिन उनके अंदर हम लोग को लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज लाना होगा। साथ ही कमीशन जो है यहाँ पे पॉपुलेशन डेटा 2011 को यूज़ करेगी जब वो अपनी रिकमेंडेशन बनाएगी, तो कमीशंस जो है यहाँ पे रिपोर्ट देखेगी, और वो भी 30 जो अक्टूबर 2019 को उनके पास अवेलेबल होगा, और वो 5 साल को यहाँ पे कवर करेगी, और अपना जो रिपोर्ट है वो 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे देगी। ओके, कुछ और मेजर्स जो कि यहाँ पे इशू रेज किया गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस के द्वारा, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि 2011 के सेंसस के डेटा को यूज़ करना। 14th फिनेंस कमीशन जो है वो 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेटा को यहाँ पे यूज़ कर रही थी, साथ ही साथ 1971 सेंसस डेटा को भी यूज़ कर रही थी, और एलोकेट कर रही थी 10% वेटेज जो कि आपको 2011 की पॉपुलेशन डेटा है, यानी 2000 सेंसस जो 2011 की जो सेंसस थी ना उसका बस 10% वेटेज दे रही थी, लेकिन बाकी जो वो डेटा कलेक्ट कर रही थी वो 1971 का केसेस सेंसस को ले रही थी। 14 फिनेंस कमीशन जो है वो वेटेज दे रही थी फॉरेस्ट कवर को,
एरिया ऑफ स्टेट को, इनकम डिस्टेंस को। जीरो वेटेज मिल रहा था फिजिकल डिसिप्लिन को, कि फिजिकल डिसिप्लिन यानी पैसे का कितना मैनेजमेंट किया गया है, पैसे को किस तरीके से मैनेज करके जो फिजिकल आपका डेफिसिट होता है उनको स्टेट में भी मैनेज किया गया है। तो वो जो फिजिकल डिसिप्लिन जो स्टेट यहाँ पे मैनेज किए हैं वो सारे स्टेट को यहाँ पे जीरो परफॉर्मेंस के तर्ज पे रखा गया है, यानी इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं किया गया है। 14 फाइनेंस कमीशन क्या क्या इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे कि वो स्टेट में देख रहे थे कि कितना फॉरेस्ट कवरेज है, एरिया ऑफ स्टेट कितना है और इनकम डिस्टेंस कितना है। ये तीनों इंडिकेटर थी 14 फाइनेंस कमीशन की, जिसपे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अनकंडीशनल टैक्स डिवोल्यूशंस जो है स्टेट का वो इंक्रीज़ हुआ है, यानी 32% यहाँ पे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना था स्टेट को, अब ये बढ़ाकर 42% कर दिया गया है, जो कि हायर डिवोल्यूशंस है आज की डेट में। इंसेंटिवाइज किया जा रहा है स्टेट को, जिसके के थ्रू वो एफर्ट्स और प्रोग्रेस लगा सके और वो अपनी रिप्लेसमेंट रेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ की है उसको भी बेटर कर सके। ओके, तो ये बात है कि 14 फाइनेंस कमीशन जो है वो सारे डेटा को इंक्लूड नहीं कर रही है, वो 2011 के सेंसस को नहीं देख रही है, वो 1971 के सेंसस को देखकर जो है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेट को जो है ना उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मनी। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जोनल काउंसिल, जो कि 3.2 हमारा टॉपिक है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने अभी 23rd मीटिंग यहाँ पे होस्ट की थी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की, जिसको कि प्रिसाइड किया गया था यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जोनल काउंसिल के बारे में भी कुछ समझते हैं। जोनल काउंसिल जो है वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। ये जो एक्ट है ये डिवाइड करती है कंट्री को 5 जोन में, जैसे नदर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, सदर्न है, और यहाँ पे एक जोनल काउंसिल जो है हर एक जोन के लिए यहाँ पे बनाया गया है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके की जोनल काउंसिल की सेटअप के लिए? सबसे पहला है कि नेशनल इंटीग्रेशन लाना है। सेकेंड है कि यहाँ पे जो भी आपका ग्रोथ हो रहा है स्टेट की कॉन्शियसनेस को देखकर यहाँ पे देखना है, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म और पैट्रियलिस्टिक टेंडेंसी के तौर पे अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तो उनको कैप्चर करना है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन बढ़ानी है, एक्सचेंज करना है आइडिया और एक्सपीरियंस को। यहाँ पे एक क्लाइमेट ऑफ कॉपरेशन जो होनी चाहिए स्टेट के बीच में वो सक्सेसफुली यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। साथ ही जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है उसको भी स्पीडी लाना है। ओके, उसमें भी तेज़ी लाना है। तो ये हमारी 4 पॉइंट्स है जो कि मेन आपका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा जोनल काउंसिल के सेटअप के लिए। हर एक जो जोनल काउंसिल है ना वो एडवाइजरी बॉडी है, और यहाँ पे वो डिस्कस करती है और रिकमेंडेशन बनाती है कुछ मैटर्स में, जैसे कि इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग की हो गई, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की हो गई, बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए हो गई, और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए हो गई। तो इन सारे आप देखोगे कि टॉपिक पे एडवाइजरी बॉडी यहाँ पे एडवाइस देती है। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे कि आसाम हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। ये 7 सिस्टर्स जो स्टेट है इनको इंक्लूड नहीं किया गया है जोनल काउंसिल में, लेकिन इनकी जो कुछ प्रॉब्लम होती है ना, स्पेशल प्रॉब्लम, उनको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कौन देखती है, उनकी प्रॉब्लम को कौन देखती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल देखती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि जोनल काउंसिल की किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले इसमें चेयरमैन होते हैं जो कि यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। हर एक जितने भी काउंसिल है ना उनके जो चेयरमैन है वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन की बात करें तो चीफ मिनिस्टर होते हैं हर एक स्टेट के, लेकिन ईच जोन के, और यहाँ पे वो वाइस चेयरमैन की तरह भी काम करते हैं जोनल काउंसिल का उस जोन के, लेकिन वो रोटेशन पे होता है, हर एक साल में यहाँ पे रोटेशन होता है। ओके, यानी हर एक साल में एक आपको देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न के जैसे होते हैं। तो ईस्टर्न में जितनी भी स्टेट आती है ना तो उनमें से एक स्टेट के एक सीएम जो है एक साल के लिए वहाँ पे आपके वाइस प्रेसिडेंट के जैसा, वाइस चेयरमैन के जैसा वो काम करते हैं। ओके, जिससे साउथ के हो गए, तो साउथ में बहुत सारी कंट्री है ना, बहुत सारी स्टेट है ना, जैसे आपके मैसूर भी हो गए, एक कर्नाटक हो गए आपके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो केरल हो गए, तमिलनाडु हो गई, महाराष्ट्र हो गई। तो साउथ की जितनी भी आपकी स्टेट है उन सबकी जो चीफ मिनिस्टर है ना वो एक एक साल के लिए यहाँ पे वाइस चेयरमैन जैसा रोटेशन के तौर पर वो बनते जाते हैं। मेंबर्स की बात करें तो चीफ मिनिस्टर होते हैं और 2 और भी मिनिस्टर होते हैं जो कि गवर्नर के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं हर एक स्टेट से, और 2 मेंबर होते हैं यूनियन टेरिटरी से जो इन जोन में इंक्लूड होते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स की बात करें तो वो यहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं और इस जोनल काउंसिल की मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा ज़रूरी होता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये पूरी बात रही जोनल काउंसिल के बारे में। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को फिर से
रिपोजिशनिंग किया जाए। ओके, तो क्या रोल और फंक्शन है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, ये देखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1970 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 2002 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। ये एपेक्स लेवल की नोडल एजेंसी है जिसमें कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलती है जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होते हैं। मेंबर की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं पूरे 8 स्टेट्स के, और यहाँ पे 3 मेंबर जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है, मैंडेट है कि जो भी रीजनल प्लानिंग बॉडी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, वो यहाँ पे अच्छे से वर्क करे, फंक्शन करे। और जब रीजनल प्लान को यहाँ पे बनाया जाता है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जितनी भी स्कीम है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, जितनी भी प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे 2 और उनसे ज़्यादा स्टेट को बेनिफिट होना चाहिए। और अगर हम लोग सिक्किम के केस में देखें तो काउंसिल जो है ना यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्कीम लेकर चलती है इन स्टेट की स्कीम को फॉर्मुलेट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो गया, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहने का क्या मतलब है कि होम मिनिस्टर जो है ना यहाँ के चेयरमैन के लिए, इस पोस्ट के लिए वो सैलरी नहीं लेते हैं, इसलिए इनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। तो कितनी सारी काउंसिल है, आपको सब सारे काउंसिल के बारे में अच्छे से क्लियर एक आपको पता होना चाहिए कि किस काउंसिल का क्या फंक्शन है, किस काउंसिल की क्या कंपोजिशन है। ओके, तो ये काउंसिल न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जो इंटर स्टेट काउंसिल की है उन्होंने अभी कंप्लीट की है, और यहाँ पे जो पुंसी कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी थी उनको यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कुछ समझते हैं। आर्टिकल 263 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोवाइड करती है एक प्रोविजन जिसके तहत इंटर स्टेट काउंसिल को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, ये इस्टेब्लिश किया गया था सरकरिया कमीशन के रिकमेंडेशन में, जब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था 1990 में। और ये एक तरीके का रिकमेंडरी बॉडी है जो कि जो भी इशू देखती है वो इंटर स्टेट और सेंटर यूनियन टेरिटरी के रिलेशन को देखती है। इनका एम है कि ये जो भी कोऑर्डिनेशन है ना इन सभी के बीच में, यानी सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में, उनको प्रमोट करती है और एग्जामिन करती है, साथ ही साथ अगर कोई भी इशू है तो उसको डिस्कस भी करती है। ये कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है कभी भी जब इसकी ज़रूरत होती है या जब कभी भी प्रेसिडेंट ऐसा कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इनके चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो सारे स्टेट के हैं वो यहाँ पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी के भी होते हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली किसमें है, सिर्फ पौंडीचेरी और दिल्ली में। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी के जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी दिल्ली और पौंडीचेरी के। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूड होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1990 का था, तो यहाँ पे 2 बार इसको अमेंड किया गया, जिसमें कि यहाँ पे जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको प्रोवाइड किया गया प्रेसिडेंट रूल के तहत, और यहाँ पे वो अटेंड कर सकते हैं इस काउंसिल की मीटिंग को। और चेयरमैन जो होते हैं ना ये परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है चेयरमैन के द्वारा। और यहाँ पे आपका जितने भी रिस्पेक्टिव होते हैं ना, मीन्स जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी होते, यूनियन मिनिस्टर नहीं, यानी जो यूनियन मिनिस्ट्री होते हैं उनके अलावा जो यहाँ पे मेंबर होते हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। यानी अगर कहीं भी प्रेसिडेंट रूल चलती है ना तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे यहाँ पे गवर्नर ये काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका स्टैंडिंग कमेटी भी होती है इस काउंसिल की जो कि कंटिन्यूस कंसल्ट करती है, और कोई भी मैटर हो ना अगर काउंसिल से कंसीडर किया गया हो तो उनको प्रोसेस करती है। इस मेंबर में कौन कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन की जैसा, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 9 आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ये 3 जो है ना ये आपके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है। स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ पे 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इतने मेंबर होते हैं, चेयरमैन इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ पे सारे चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट के इंक्लूड होते हैं। ओके, तो इनकी कंपोजिशन अलग है, ये स्टैंडिंग कमेटी की कंपोजिशन है, तो आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 3.5 नीति आयोग। जो 4th मीटिंग हुई थी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, जो कि यहाँ पे मेन एजेंडा के साथ स्टार्ट किया गया था कि वो कुछ मेजर्स जैसे कि फार्मर की इनकम को डबल करना है और गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है उनको प्रोग्रेस में लाना है, तो उनके लिए यहाँ पे 4th मीटिंग हुई थी। तो नीति आयोग के बारे में कुछ देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि हम लोग नीति आयोग कहते हैं, ये आपका बनाया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1 जनवरी 2015 में, और ये रिप्लेस की थी जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन था।
प्लानिंग कमीशन के तहत हर 5 साल में एक प्लान किया जाता था और हर 5 साल में कुछ टारगेट को अचीव करने के लिए वहाँ पे रखा जाता था। तो प्लानिंग कमीशन को हटाकर हमारे यहाँ नीति आयोग आई। ये एक तरीके का प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि आपका डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है और पॉलिसी इनपुट भी प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग नीति आयोग के कोर में देखें, नीति आयोग के क्रिएशन के कोर में देखें, तो यहाँ पे 2 हब है जो कि रिफ्लेक्ट करती है 2 कीज टास्क आयोग की। एक है टीम इंडिया हब और दूसरी है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो टीम इंडिया हब है ना, वो यहाँ पे स्टेट की इंगेजमेंट को बढ़ाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है वो यहाँ पे नीति की थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है। तो ये दोनों हब है जिसके कारण यहाँ पे नीति आयोग की क्रिएशन हुई थी। ओके, मेजर इनिशिएटिव अगर आप देखोगे नीति आयोग के कारण क्या क्या इनिशिएटिव ली गई है, तो सबसे पहला है कि अटल इनोवेशन मिशन है, सस्टेनेबल एक्शन है जिसमें कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट है, विमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स है। तो इतनी इंडेक्स है, इतनी इनिशिएटिव है जो कि नीति आयोग के द्वारा ली गई है, तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में देखें, तो यहाँ पे इनकी जो कंपोजिशन है, यानी जो गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनके चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के जहाँ पे लेजिस्लेचर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं अंडमान एंड निकोबार के, और 4 यूनियन मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर की तरह, और यहाँ पे 3 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं जो कि स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, और यहाँ पे कुछ मेंबर्स भी होते हैं जो नीति आयोग के हैं। नीति आयोग जो है वो एपेक्स बॉडी है और यहाँ पे वो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे विजन देती है। कुछ सेक्टर भी होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी होती है जिसमें कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे डेवलपमेंट नैरेटिव्स भी होती है। गवर्निंग काउंसिल जो है, जो कि आपका इसमें ऑब्जेक्टिव होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सभी लोग सेंटर और स्टेट एक साथ आकर काम करें। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इंटर सेक्टोरल पर डिस्कस कर सकते हो, इंटर डिपार्टमेंटल और फेडरल इशू पे, जो कि आपका जिसके थ्रू नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो उस पर ये डिस्कशन हो सकता है। ये एक तरीके का स्पिरिट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 3.6 स्टेटहुड फॉर दिल्ली। हम लोग देखे थे कि केजरीवाल जी कितना यहाँ पे मशक्क़त कर रहे थे कि दिल्ली को भी स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। तो ये न्यूज़ में इसलिए ही थी क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि वो डिमांड कर रहे थे फुल स्टेटहुड का दर्जा जो कि दिल्ली को देना चाहिए। अब अगर स्पेशल प्रोविजंस देखें जो कि दिल्ली को दिया गया है, तो यहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1991 का, जो कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करती है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। ओके, और ये रीडिजिग्नेट किया गया था इसको एज ए एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसको डेजिग्नेट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, तो यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था, एक काउंसिल बनाया गया था जो कि दिल्ली के मिनिस्टर्स के लिए, और पहले यहाँ पे दिल्ली जो है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स थी और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी। ओके, उसके बाद जो असेंबली की जो स्ट्रेंथ है उसको 70 मेंबर्स तक फिक्स कर दिया गया, और यहाँ पे जो लोग हैं ना वो डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो स्ट्रेंथ है हमारा काउंसिल का यानी दिल्ली की काउंसिल का, तो वो आपका फिक्स हो गया है 10%, जितना भी टोटल स्ट्रेंथ आपका असेंबली का होना चाहिए उसका 10%। अब कंपैरिजन देखते हैं कि दिल्ली और अदर स्टेट में यहाँ पे क्या कंपैरिजन है। जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, और आप अगर अदर स्टेट में देखोगे तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर के थ्रू यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो है प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करती है। जो अदर मिनिस्टर है उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे ऑफिस जो होल्ड करते हैं ना वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहती है वो यहाँ पे ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। जो असेंबली है वो यहाँ पे लॉ बनाती है उन सारे मैटर्स पे जो आपका स्टेट लिस्ट में दिया गया है और कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है, लेकिन 3 मैटर यहाँ पे दिल्ली के पास नहीं है जो कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गई, पुलिस हो गई, लैंड हो गई। ये 3 ऑर्डर आपका जो है स्टेट लिस्ट में है, लेकिन ये दिल्ली के पास ये 3 ऑर्डर नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ पार्लियामेंट जो है इनके ऊपर प्रिवेल करती है कि जो भी अगर असेंबली के द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा तो इनके ऊपर पार्लियामेंट यहाँ पे प्रिवेल करेगी, यानी पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो लॉ पार्लियामेंट की मानी जाएगी। अगर हम लोग डिफरेंस के केस में देखें जो कि एलजी और मिनिस्टर के बीच में है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको ज़रूरत है कि वो हर एक मैटर में प्रेसिडेंट से रेफ़र करे, डिस्कशन करे और उसके बाद जो है डिसीज़न ले और उसके बाद वो एक्ट बनाए। अगर हम लोग कंपैरिजन देखें दिल्ली और दूसरे यूनियन टेरिटरीज़ में, तो सिर्फ दिल्ली है और पौंडीचेरी है जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिनको सीएम के द्वारा हेड किया जाता है।
जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इन दोनों यूटीज़ के, वो यहाँ पे एक मदद भी लेते हैं और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस भी लेते हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी एडवाइस लेते हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। ओके, अगर रिसेंट हम लोग सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखें जो दिल्ली सेंटर पावर टसल के बीच में थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये कहा है कि जो एनसीटी की दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुई है, उसमें अगस्त 2016 की जो जजमेंट थी जो दिल्ली हाई कोर्ट की थी, उसमें ये रूल किया गया है कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी था और सारी पावर जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट के पास। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए जो कि यहाँ पे पावर को डिमार्केट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की प्रिंसिपल यहाँ पे दी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो है पावर होगी हर एक एरिया में, लेकिन लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जितने भी गवर्नमेंट की जो भी एडवाइस होगी और जो मदद होगी उनसे वो बाउंड किए हुए, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाएगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे करेंगे हर एक एरिया में, लेकिन वो सब जो एग्जेम्प्टेड है यानी लैंड, पब्लिक ऑर्डर और आपका पुलिस। ओके, तो सिर्फ ओनली जो यहाँ पे एक्सेप्शन इस रूल में दिया गया है वो आपका प्रोविज़ो दिया गया है जो आर्टिकल 239 ए के अंदर दिया हुआ है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अलाउ किया गया है कि वो प्रेसिडेंट से कोई भी इशू के बारे में रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। अगर इस तरीके के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के डिसीजन से बाउंड किए जा सकते हैं, यानी अगर प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो मानना होगा। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस और एड लेना होता है, क्योंकि नेशनल कैपिटल जो है वो एक स्पेशल स्टेटस इंजॉय करती है और ये फुल स्टेट नहीं है, इसलिए जो रोल है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो और भी गवर्नर से डिफरेंट है। यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि ना ही स्टेट ना ही यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पे लायनाइज जैसा फील करना, उनको लायनाइज जैसा फील करना चाहिए, यानी वो सबसे बड़े हैं, सबसे महान है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। वो रियलाइज़ करना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस में है और उनके पास कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है कि उनको जो है पूरी तरीके से एब्सोल्यूटिज्म दिया जाए, यानी जो भी उनके पास पावर है वो पूरी तरीके से हो, इस तरीके का नहीं हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल है जिसमें कि आपको एक डिफ्रेंशिएट पता चला चीफ मिनिस्टर के बारे में और स्टेट के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं 3.7 कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम 2018। रिसेंटली यूनियन वाटर मिनिस्टर ने यहाँ पे नोटिफाई किया है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर है और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के ऊपर है, और ये सब किया गया है कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम 2018 के तहत। कुछ और न्यूज़ में देखते हैं। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एक यूनियन गवर्नमेंट को कि एक तरीके का वो फॉर्म करे CWMA, और वो भी 6 वीक में, यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो फॉर्म करे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि जो आपका इश्यूज़ है यानी ड्रिंकिंग वाटर जो यहाँ पे इश्यूज़ है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कावेरी वाटर के शेयर को लेकर, यानी कर्नाटका को यहाँ पे आपका 14 TMCFT दिया गया है और तमिलनाडु के शेयर को यहाँ पे घटा दिया गया है, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम जो 2018 की है, ये आपका सेक्शन 6A के तहत इसको फॉर्म किया गया है, जो कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 की थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और इसमें कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है और एक रेगुलेशन कमेटी भी है। कुछ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में समझते हैं। इसको मैंडेट किया गया है कि ये मॉनिटर करेगी और जितना भी रेसिडुअल स्टोरेज है उनको डिटरमाइन करेगी, और ये शेयर भी देगी और साथ ही साथ यानी वाटर की शेयर भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे रेगुलेट किया गया है कि ये वाटर को रिलीज़ किया जाएगा कर्नाटक के थ्रू, और यहाँ पे इंटर स्टेट कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है ये बिलीगुंडलू गॉज में है। ओके, यहाँ पे ये एडवाइस करेगी जो कि सूटेबल मेजर्स देगी जिसके थ्रू जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है वो बढ़ पाएगा। माइक्रो इरिगेशन जो ड्रिप और स्प्रिंकल टाइप की होती है वो प्रमोट हो पाएगी। क्रॉपिंग पैटर्न जो है यहाँ पे चेंज हो पाएगा। एग्रो जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की वो इम्प्रूव हो पाएगी। जो सिस्टम में डेफिशिएंसी करेक्शंस हो पाएगी और कमांड एरिया डेवलपमेंट हो पाएगी। यहाँ पे एक सूटेबल एक्शन लेना पड़ेगा इस तरीके के केस में जो कि आपका पार्टी स्टेट्स में है। इनके जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और वो सीनियर होंगे और एमिनेंट इंजीनियर होंगे और ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर भी हो सकते हैं जिनको इन वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ ही जो इंटरिम अरेंजमेंट होगी यानी ये परमानेंट बॉडी होगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के तहत, और ये इनकी डिसीजन जो है फाइनल होगी और बाइंडिंग होगी, यानी जितनी भी पार्टी स्टेट है उनको माननी पड़ेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेशन प्रोविजंस देखते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की।
यानी आर्टिकल 262 की 2 यहाँ पे एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि वो एक लॉ प्रोवाइड करे जो कि आपका ना ही सुप्रीम कोर्ट के तहत ना ही कोई और भी कोर्ट यहाँ पे जुडिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है। कोई भी अगर इस तरीके का डिस्प्यूट हो, इस तरीके का कंप्लेन हो, तो कावेरी जो जजमेंट है वो एडमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरीके का स्पेशल लीग पिटिशंस के द्वारा, SLP के द्वारा। और ये फर्स्ट टाइम है कि एपेक्स कोर्ट जो है यहाँ पे अलाउ कर रही है कि SLP चैलेंजिंग जो है एक ट्रिब्यूनल अवार्ड यहाँ पे दी जाएगी और एक तरीके का अवार्ड यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा। जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1957 की है वो आपका आर्टिकल 262 के तहत यहाँ पे बनाया गया है और इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट जो है यहाँ पे रिवर बोर्ड एक्ट भी बनाएगी। अब कुछ कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के बारे में समझते हैं। ये कॉन्सिस्ट किया गया है, इसमें आपके चेयरमैन होंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर एक पार्टी स्टेट के, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होंगे, सेंट्रल वाटर कमीशन भी होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर भी होंगे। इनमें आपको टेक्निकल आर्म्स भी देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके की फॉलोइंग फंक्शंस को काम करेगी, जैसे वो डेटा को कलेक्ट करेगी, हर एक लेवल की इनफ्लो करेगी, स्टोरेज करेगी और वाटर को हमेशा पीरियडिकली वो रिलीज़ करेगी। यहाँ पे सीजनल और एनुअल रिपोर्ट को बनाया जाएगा जो कि वाटर अकाउंट होगी, जितनी भी मानसून हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून हो रही है या नॉर्थ ईस्ट मानसून हो रही है, उसकी तर्ज पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 3.8 जो कि है आर्टिकल 35A। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो कि आपका आर्टिकल 35A का है, तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आप समझते हैं कि 35A आर्टिकल कहती क्या है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 में इसको इंक्लूड किया गया था और वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, जो कि आपका आर्टिकल 371D के तहत है। ये जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर को एम्पावर करती है कि वो अपने स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट को यहाँ पे डिफाइन करे और उनको कुछ स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस दे, जिसमें कि वो यहाँ पे ग्राउंड के चैलेंजेस को अट्रैक्ट नहीं करेगी और यहाँ पे उनके राइट को वायलेट नहीं करेगी। ये प्रोटेक्ट करती है कुछ यहाँ पे प्रोविजंस जो कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि डिनाई कर सकती है आपका प्रॉपर्टी राइट जो कि वहाँ के विमेन के लिए होता है। अगर वो किसी और यानी बाहर के स्टेट से, जम्मू एंड कश्मीर के अलावा कोई और स्टेट में अगर वो मैरी कर लेती है, शादी कर लेती है, तो उनको जो है उनके प्रॉपर्टी से यहाँ पे बेदखल कर दिया जाएगा और उनकी डिनाइल जो है ना उनके बच्चों तक भी होगा, यानी उनको बच्चों को भी वहाँ की प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे कुछ स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस दी जाती है जो कि यहाँ पे सिर्फ 4 कैटेगरी में है। यानी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट करोगे तो ही, यानी आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट हो तो ही आपको एक स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस मिलेगी। यहाँ पे अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हो यानी लैंड को, और यहाँ पे अगर आप इस स्टेट के सेटलमेंट में हो यानी यहाँ पे रह रहे हो, और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होगा, यानी राइट टू स्कॉलरशिप भी होगी अगर आप कोई भी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मदद कर, यानी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको यहाँ पे राइट टू स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ये जो आर्टिकल है ना, ये रोकती है नॉन जम्मू कश्मीर स्टेट को और यहाँ पे ये कि वो यहाँ पे सेटल हो सके और यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सके। यानी अगर आप लोग जम्मू कश्मीर के बाहर वाले स्टेट के हो तो आप जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ की लैंड को परचेज़ नहीं कर सकते हो और वहाँ पे आप सेटल नहीं हो सकते हो। आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 जो है एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फिनेंस एंड कम्युनिकेशन के अलावा यहाँ पे पार्लियामेंट जो है उनको ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस और वहाँ पे हर एक लॉ को वो अप्लाई कर सके। पार्ट 4 में अगर हम लोग देखें जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है इस स्टेट में, ये आपको याद होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोविज़न देखें तो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे इमरजेंसी को भी डिक्लेयर नहीं कर सकती है इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में और किसी भी तरीके की डेंजर में। ओके, और यहाँ पे सेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकती है इमरजेंसी इस स्टेट में जब यहाँ पे वॉर होगी या एक्सटर्नल कोई एग्रेशन होगी। सेंटर का यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है कि वो फिनेंशियल इमरजेंसी को भी यहाँ पे डिक्लेयर करे, जो आर्टिकल 360 के तहत होता है। अगर स्टेट इमरजेंसी प्रोविजंस देखें तो 2 तरीके की यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी होती है जो कि स्टेट में डिक्लेयर किया जाता है। एक प्रेसिडेंट रूल होती है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और एक गवर्नर रूल होती है जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। ओके, तो गवर्नर रूल यानी अगर आप देखोगे कि कोई भी स्टेट के अगर दिनचर्या या फिर आप देख सकते हो लॉ एंड कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती है तो वहाँ पे सरकार गिर जाती है और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। लेकिन यही जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल नहीं रखता, वहाँ पे गवर्नर रूल लगती है। ओके, तो जो गवर्नर रूल है ना, ये इम्पोज किया जाता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तब वहाँ पे गवर्नर रूल लग जाता है। जो गवर्नर है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंकरेंस में यहाँ पे अपने आप को ही स्टेट गवर्नमेंट का पावर बना लेती है, ना कि हाई कोर्ट के यहाँ पे पावर देती है, और वो असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकती है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 1977 में, और यहाँ पे अगर पॉसिबल होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली
जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना उनको भी रीस्टोर कर सकती है जब उनकी 6 मंथ पीरियड एक्सपायर हो गई। यानी जब गवर्नर रूल लगता है तो वो 6 मंथ तक जाता है, अगर 6 मंथ एक्सपायर हो गया तो फिर वो एक्सटेंड भी कर सकती है। ओके, नहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वो इसको रीस्टोर करे। ओके, ये चीज़ है, यानी 6 मंथ एक्सपायर हो गया तो ख़त्म, उसके बाद वो फिर से इसको रिस्टोर नहीं कर सकती। जो आपका आर्टिकल 356 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनकी प्रोविज़न यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है और प्रेसिडेंट रूल जो है ना इस स्टेट में इम्पोज हो सकता है। तो गाइज़ आज मैं लेसन यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक करना ले, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरीज या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।